हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना कुशवाहा हिंदी कंपोजिशन तासिका में आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की 7वीं कक्षा में हम हिंदी कंपोजिशन करने वाले हैं। हिंदी कंपोजिशन अर्थात हिंदी निबंध। आज हम हिंदी कंपोजिशन में निबंध लेखन की तरफ बढ़ने वाले हैं। छात्रों, हिंदी कंपोजिशन नोटबुक में आप इससे पहले कई सारे निबंध लिख चुके हो और उसमें कई विषयों पर आपने निबंध लेखन भी किया है और साथ में ही उसके अलावा भी आपने लेखन किया है। तो हमारे लेखन कौशल्य में आप लोगों ने वर्णनात्मक निबंध लिखा है, पत्र लेखन, गद्य आकलन, विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन। इन विषयों पर लेखन आप कर चुके हो। आज हम निबंध लेखन की तरफ और बढ़ने वाले हैं। निबंध लेखन में और अधिक लेखन के बारे में जानेंगे। छात्रों, ये जो निबंध शब्द है, यह निबंध शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। नि और बंध अर्थात बंधा हुआ। निबंध का अर्थ होता है अपने विचारों को, अपने अनुभवों को क्रमानुसार व्यवस्थित तरीके से, अच्छी तरह से उसे एक क्रम में ला करके लेखन करना। आइए इसे हम परिभाषित रूप में देख लेते हैं। निबंध शब्द नि अधिक बंध, इन दो शब्दों के मिलने से बना है। इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप से लिखा गया लेख। आइए बच्चों, अब हम निबंध के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है आत्मकथात्मक। आत्मकथात्मक निबंध अर्थात जो कि आत्मकथा पर लेखन करने वाला निबंध होता है। छात्रों, आत्मकथात्मक निबंध जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मैं और हम का प्रयोग करके इसे शुरू किया जाता है। अब आत्मकथात्मक निबंध जो है निर्जीव वस्तुओं पर और जीवित व्यक्ति या प्राणियों पर आधारित होता है। जैसे कि किसी बूढ़े व्यक्ति की आत्मकथा, कुत्ते की आत्मकथा, किसी सैनिक की आत्मकथा। इसी प्रकार से हम निर्जीव वस्तु जैसे कि नदी की आत्मकथा, कलम की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, इन विषयों पर आत्मकथा लिख सकते हैं। अगला है प्रकार वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध अर्थात जिन निबंध पर विचार किए जाते हैं जो कि बहुत ही सोचनीय होते हैं, ऐसे निबंधों को कहा जाता है वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध के उदाहरण जैसे कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। आजकल कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम इस पर भी विचार करते हैं। तो इस तरह से बढ़ते हुए कोरोना का प्रकोप या फिर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, इस तरह के जो विषय होते हैं वे वैचारिक प्रकार के निबंध में आते हैं। अगला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध अर्थात जो वर्णन के द्वारा स्पष्ट किया जाए, ऐसे निबंध को कहा जाता है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार का निबंध छात्रों आप लोग लिख चुके हो। वर्षा ऋतु निबंध उसी का ही उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से ही मेरा प्रिय मित्र, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल या फिर नदी किनारे 2 घंटे, बगीचे में बिताया गया 1 घंटा, इस तरह के जो निबंध के विषय होते हैं वे वर्णनात्मक निबंध के विषय होते हैं। चौथा प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध अर्थात जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र अर्थात कैरेक्टर पर निर्भर करता है, जिसमें उस व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके जीवन की जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं होती हैं उन पर निर्भर करने वाले वाक्यों का उसमें समावेश किया जाता है। जैसे कि शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या फिर महाराणा प्रताप। इस तरह से हम किसी भी महान व्यक्ति से जुड़े हुए जो निबंध लिखते हैं वे निबंध आते हैं चरित्रात्मक प्रकार के निबंध में। अगला प्रकार
कल्पनात्मक निबंध पर ही आधारित है। कल्पनात्मक निबंध अर्थात जो कि कल्पना पर निर्भर होता है, जो कल्पना के आधार पर लेखन किया जाता है, उसे कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य की ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी उसकी ख्वाहिशें होती हैं और ढेरों तमन्नाएं होती हैं। वह अपनी इन्हीं अभिलाषाओं के साथ में कल्पना की दुनिया में विचरण करता है। कल्पना की दुनिया में उड़ान भरना उसे बहुत अच्छा लगता है। वह अपनी इन्हीं कल्पनाओं की दुनिया में घूमते हुए, विचरण करते हुए बहुत सारे विचारों को अपने मन में लाता है। अपने मन में लाए गए विचारों को जब वह सोचता है तो कभी वह कहता है, मन में ही कहता है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, यदि ये ना होता तो क्या होता। इस तरह के विचार जब मनुष्य अपने मन में लेकर आता है तो इसे हम ख्याली पुलाव कहते हैं। इसी तरह के ख्याली पुलाव अर्थात इसी तरह के जो विचार मनुष्य अपने मन में लाता है, अपने इन्हीं विचारों को वह कल्पना में बांधता है। अर्थात मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वह उसके बहुत बड़े बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद भी वह कभी पूरी नहीं कर पाता है। वह अपनी इन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पनाओं का सहारा लेता है और अपनी इन्हीं कल्पनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए वह लेखन करता है और यही कल्पना के आधार पर जो लेखन करने का उसका कार्य होता है वही कल्पनात्मक निबंध कहलाता है। तो छात्रों, आज हम कल्पनात्मक निबंध के बारे में ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह भी जान ले कि निबंध किस किस तरह के आधार पर लिखा जाता है, उसके अंग क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए निबंध के अंगों अर्थात उसके भागों में पहला भाग या पहला अंग है उसका प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम जिस विषय को चुनते हैं उस विषय के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में लेखन करते हैं। दूसरा भाग है मध्य भाग या विषय विस्तार। छात्रों, जब भी हम किसी भी प्रकार के निबंध का लेखन करेंगे या कोई भी निबंध लेखन करते हैं तो उसके विषय के आधार पर उसके सकारात्मक, नकारात्मक, उसके गुण और अवगुण, उसके लाभ तथा हानि, उसका वर्णन करते हुए हमें लेखन करना होता है, जो कि निबंध के मध्य भाग अर्थात उसका पूरा अच्छी तरह से विषय विस्तार करना होता है। तीसरा है निष्कर्ष अर्थात उपसंहार, जिसे हम इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। छात्रों, जब हम पूर्ण निबंध लेखन कर लेते हैं उसके बाद में उस विषय पे हमें सोचना होता है और सोच करके यह बताना होता है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम इस विषय में अपना कितना सहयोग या कितना योगदान दे सकते हैं, वह कहलाता है उपसंहार या निष्कर्ष। आइए छात्रों, अब हम निबंध लिखते समय ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, उसके लिए योग्य कौन से जो मुद्दे होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। पहला, निबंध को लिखने से पहले उसे समझ लें। छात्रों, जब आप परीक्षा में लेखन करते हैं, निबंध के लिए आपको एक से अधिक विषय दिए जाते हैं, जहां आपको उन विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है। तो जब भी आप निबंध के किसी विषय को चुनते हैं तो चुनने के बाद में उसे अच्छी तरह से पहले जान लें, समझ लें। दूसरा है काव्य पंक्तियों से शुरुआत करें। किसी भी प्रकार के निबंध लेखन की शुरुआत करने से पहले हमें अपने मन में, अपने दिमाग में अच्छी तरह से 2-4 काव्य पंक्तियां यानी कविता की पंक्तियां तैयार कर लेनी चाहिए, या आप किसी कवि के द्वारा रचित कविता की पंक्तियां भी लिख सकते हो, या उसकी जगह पर आप कोई स्लोगन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे निबंध लेखन रुचिकर हो जाता है। तीसरा है भाषा सरल और रुचिकर हो। जब भी हम निबंध लेखन करें तो उसकी भाषा इतनी आसान और सरल होनी चाहिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति उसे आसानी से अर्थ ग्रहण कर सके, उसे समझ सके। और अगर हम उसमें क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखेंगे तो कहानी पढ़ने का
पड़ेगा या निबंध लेखन जो आपने लेख लिखा है उसे पढ़ने का कोई मजा नहीं आएगा, उसकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। अर्थात जब भी निबंध लेखन करें तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग करें जिससे वह अत्यंत ही रुचिकर यानी दिलचस्प बन जाए। उसके बाद में विचार स्पष्ट और क्रमबद्ध होने चाहिए। जब भी हम निबंध लेखन करें तो हम उसमें अपने अनुभव और विचारों का प्रयोग तो करते ही हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति को हमें क्रमानुसार रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो घटनाक्रम अगर उलट-पुलट हो जाए तो लेखन जो है गलत हो जाता है। कम से कम 3-4 परिच्छेद लिखें। परिच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ। जब भी निबंध लेखन किया जाता है तो उसमें कम से कम 3 से 4 परिच्छेद लेखन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे जो लेखन कार्य होता है हमारा वह अत्यंत ही खूबसूरत और थोड़ा सा लंबा हो जाता है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। जब भी किसी प्रकार के निबंध का लेखन करें तो उसमें जहां पर आवश्यकता हो वहां पर आवश्यकता के अनुसार आपको विराम चिन्ह अर्थात पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, इस तरह के जो विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन मार्क होते हैं उनका प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। और आवश्यकता अनुसार अगर हम लेखन कार्य करते समय मुहावरों का, कहावतों का उपयोग करें तो वह लेखन हमारा और भी अधिक रुचिकर हो जाता है। इस तरह से चलिए छात्रों, अब हम अपने कुछ उदाहरणों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कल्पनात्मक निबंध। यदि मैं पक्षी होता, इस विषय पर यदि कल्पनात्मक निबंध लिखना हो तो हमें खुद को पक्षी के स्थान पर रखना है और पक्षी का जीवन काल कैसा होता है वो सारी बातें हमें इस पर बतानी है कि यदि मैं पक्षी होता तो स्वच्छंद रूप से पूरे आसमान को अपना घर समझता। इस तरह से हम बता सकते हैं। अपने मन चाहे फलों को किसी भी वृक्ष से लेकर खा सकता था। पके हुए स्वादिष्ट रसीले फलों का स्वाद अनुसार उसका खूब अच्छी तरह से मजे से चखता। उसके बाद में यदि परीक्षाएं न होती, बच्चों परीक्षाएं अगर नहीं होती तो एक कल्पना कीजिए कि परीक्षाएं न होने पर क्या होता, कि अगर परीक्षा न होती तो हम क्या करते, हम कुछ पढ़ाई नहीं करते, हमारे अंदर किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं रहता, हम बुद्धिहीन हो जाते। और अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ में अपने और भी ज्ञान का संवर्धन कर रहे हो। अगला है यदि मैं प्रधानमंत्री होता। प्रधानमंत्री की जगह पर खुद को रख करके देखिए बच्चों कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने राष्ट्र के विकास के लिए क्या कर सकता था, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए मैं क्या क्या कार्यक्रम करता। अगर मोबाइल ना होता, बहुत अच्छा विषय है बच्चों ये, अगर मोबाइल ना होता तो क्या होता, आज ना मैं आपको सिखा पाती और ना आप सीख पाते। तो यह मोबाइल जो इतनी छोटी सी जादुई डिब्बी के रूप में है, यह बहुत बड़े काम की चीज है। इस मोबाइल के दौरान हम इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश की जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज के इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में यह मोबाइल ही तो हम सभी के लिए एक संपर्क का सच्चा साथी बना हुआ है। तो इस तरह से मोबाइल के ना होने पर क्या होता यह हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद में है यदि मैं डॉक्टर होती। अगर आप या मैं जो भी इस लेखन को लिखे, जो भी इस कल्पना को कर रहा है, वह उस कल्पनात्मक निबंध में खुद को डॉक्टर के स्थान पर रख करके लिखे तो वह बताए कि डॉक्टर बनने के बाद में हम जन सेवा कैसे करेंगे, राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, किस तरह की बीमारियां इस देश में फैल रही हैं उसे किस तरह से रोका जाए, किस तरह की रोकथाम करने की आवश्यकता होगी, यह एक डॉक्टर ही जान सकता है। और आज हम लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में डॉक्टर की अहमियत को तो जान ही चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
यहाँ पर उदाहरण के रूप में यदि मैं पक्षी होता, इस विषय को लेकर यहाँ पर एक कल्पनात्मक निबंध तैयार किया गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, शुरुआत में हमने काव्य पंक्तियों का सहारा लिया है। देखिए, उड़ता फिरता सारे विश्व में, सारी धरती सारा आसमान होता मेरा घर, मगन हो गाता गीत अपनी ही धुन में, खुद को रखता सभी झमेलों से दूर। इस तरह से हमने पक्षी के लिए दो पंक्तियां तैयार कर ली हैं। हम यहाँ पर स्लोगन भी लिख सकते हैं या फिर किसी कवि के द्वारा लिखी गई कविता की कुछ पंक्ति भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हमने परिच्छेद तैयार किए हैं। पक्षी के स्थान पर खुद को रख करके हमने कल्पना की है और उस कल्पना के माध्यम से हम क्या लिखते हैं, हम जब भी आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत से पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैं भी पक्षी होता तो कितना अच्छा होता। पक्षियों की चिल्लाने की आवाज, हवा में उड़ना, एक दूसरे के पीछे भागना, पेड़ों पर बैठकर चहचहाना हर किसी को पसंद है। अगर मैं पक्षी होता तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर अपने घोंसले बनाता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़कर ऊंचाइयों को छू सकता था, जहां पर पहुंचने के अक्सर लोग सपने देखा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। अगर हम पक्षी बन जाएं, अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं तो पूरे आसमान में विचरण करूं और आसमान की ऐसी ऊंचाइयों को देखूं जहां पर मैं खुद प्रत्यक्ष पहुंच जाऊं और जमीन पर रहने वाले लोग तो सिर्फ उसे सपने में ही सोचते हैं। देखिए आगे क्या है, अगर मैं पक्षी होता तो ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता। कितनी बढ़िया बात बताई है। हम देखो यहाँ पर धरतीवासी गर्मी में तपते हैं तो कूलर पंखे की मदद लेते हैं, फ्रिज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन पक्षी होने पर ठंडी हवा आसमान की ऊंचाई पर भी मिल जाती। अगर मैं पक्षी होता तो अपने किसी भी ऐसे स्थान पर आसानी से पहुंच सकता था जहां पर पहुंचना मुझे बहुत अच्छा लगता। जहां पर पहुंचना मुझे बहुत अच्छा लगता अर्थात अपनी मनचाही जगह पर पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाता। और पक्षियों के लिए आसान क्यों होता? क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। आगे देखिए, अगर मैं पक्षी होता तो पेड़ों पर बैठकर चिल्लाता और अपने मधुर गान से हर किसी को मोहित कर देता, अर्थात दूसरों को आकर्षित करता, अपनी चहक से सबको खुश करता। अगर मैं पक्षी होता तो मेरा जीवन स्वतंत्र और स्वच्छंद होता। आजादी हर किसी को पसंद होती है। जो पिंजरे में बंद पक्षी होता है उसे हर प्रकार की चीज मिलती है, उसे खाने पीने के लिए समय पर दिया जाता है, लेकिन अगर उस पिंजरे में बंद पक्षी को छोड़ दिया जाए, स्वच्छंद विचरण करने दिया जाए, तो वह आजाद होकर अधिक खुशी महसूस करेगा। मुझे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होता। मुझे भूख लगने पर पेड़ों का मीठा फल खाता और प्यास लगने पर झरने का ठंडा पानी पीता। अगर मैं पक्षी होता तो मुझे न पढ़ाई की चिंता रहती और न ही परीक्षा का तनाव रहता। देखो बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए भी पते की बात बताई है पक्षी बन करके। अगर पक्षी हो जाने पर पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं रहती तो फिर परीक्षा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर। आगे देखिए, अगर मैं पक्षी होता तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती, मैं हमेशा खुश रहता। इतनी अच्छी जिंदगी का अनुभव अपने आप में बहुत ही संतोषजनक और आनंदमय होता। तो इस तरह से बच्चों, पक्षी के रूप में अगर हम अपने आप को रखते हैं तो यह जो कल्पना हमने की है पक्षी के लिए, जो कि हम अपने आप को कल्पना में विचरण करते हुए खुद को पक्षी बता रहे हैं, तो
पक्षी का जीवन हमारे लिए बहुत ही सुखमय होता, आनंदमय होता और उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कल्पनात्मक निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।